बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स जिसका कोर्स कोड 54241429 है, जिसको बीएस बीकॉम वाले बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं। ये बुक शुरू करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आज बच्चों, जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बच्चों प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी काम के होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, जैसे हम रियल लाइफ में बोलते हैं कि आज भाई 80% चांसेस हैं कि बारिश हो जाएगी, या आज 20% चांसेस हैं कि बारिश नहीं होगी, या यूं कह लें कि आज 0% चांस है कि बारिश होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी ही है। किसी भी इवेंट के, किसी भी काम के होने के चांसेस कितने हैं, वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है बच्चों, होप सो के इतनी सिंपल सी बात तो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज है वो 0 और 1 के दरमियान में होती है। प्रोबेबिलिटी लेट्स सपोज कि अगर P से हम डिनोट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो इसकी रेंज होगी 0 से 1 के दरमियान में। यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 0 से बड़ा, या 1 और 1 से छोटा आएगा। 0 से छोटा प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आ सकता, और 1 से बड़ा प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आ सकता। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि उस इवेंट के होने के चांसेस 0% है। वो इवेंट पॉसिबल ही नहीं है जिसकी प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। अगर प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि तकरीबन 100% चांसेस हैं कि जिस इवेंट की हम बात कर रहे हैं वो हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिंपल सी एग्जांपल लें, तो एक कॉइन लें आप, सिक्का। तो सिक्के की दो साइडें होती हैं, एक हेड होती है और एक क्या होती है? टेल होती है। सिक्के को फ्लिप करें आप, यानी सिक्के को घुमाएं, तो क्या चांसेस हैं? या तो हेड आ जाएगा या फिर टेल आ जाएगा, ऐसी है। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, इवेंट है हमारे पास, उसको हम नाम दे लेते हैं ए का। ठीक है, और ये इवेंट है हेड। हमने सिक्के को, कॉइन को फ्लिप किया है। हमने ये देखना है कि कितने चांसेस हैं कि जो हमारा फ्लिप होने के बाद सिक्का जो है उसके ऊपर हेड आए। हमने सबसे पहले उसका नाम दे लिया ए का। तो बच्चों जो हमने फाइंड आउट करना होता है ना, वो इवेंट है। ठीक है, ये इवेंट क्या है? हमारा हेड है। हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होगा हमारे पास फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम ओवर सैंपल स्पेस। कुछ लोग इसको टोटल आउटकम भी बोलते हैं, और कुछ बुक्स में सैंपल स्पेस के नाम से भी आ रहा होता है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है? फेवरेबल आउटकम ओवर सैंपल स्पेस। अब ये फेवरेबल आउटकम और सैंपल स्पेस क्या है? फेवरेबल आउटकम होता है बच्चों वो चीज जो हमें चाहिए, जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, और सैंपल स्पेस वो होता है कि जितने चांसेस हैं उस इवेंट के, उस काम के होने के, टोटल जितने चांसेस हैं। ठीक है, अब चूंकि हम एक कॉइन की बात कर रहे हैं तो जहां से मैं आपको समझाती हूँ। फेवरेबल आउटकम की आप बात करें तो हमने कहा इवेंट हेड है, तो एक सिक्के में हेड कितनी दफा आ सकता है? एक दफा आ सकता है। सिक्के का हेड एक ही है ना, तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सैंपल स्पेस देखें तो इसको ऐसे लिखा जाता है और कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। सैंपल स्पेस में क्या आता है? जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, यानी जब हम सिक्के को फ्लिप करेंगे तो या हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ये क्या है? पॉसिबल रिजल्ट हैं। तो ये हमारी सैंपल स्पेस हो जाएगी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें। तो फेवरेबल आउटकम मतलब हेड, तो हेड कितने हैं? सिक्के में आएंगे, एक दफा आएगा। सैंपल स्पेस में कितने नंबर आपके पास आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो यानी कि पता चला कि हेड की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2, यानी 0.5% चांस है कि जब हम सिक्का फ्लिप करेंगे तो आंसर, यानी सिक्के के ऊपर जो हमें नजर आएगा फ्लिप होने के बाद, वो हेड होगा। इसी तरह अगर आप टेल की निकालें,
तो टेल भी फेवरेबल आउटकम में 1 आएगा और सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 2 आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, 1/2। यानी 50% चांसेस है हेड के आने के और 50% चांसेस हैं हमारे पास टेल के आने के। उम्मीद है बच्चों तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं आपकी बुक की तरफ और मजीद कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं। सबसे पहले बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, इसको हम देख लेते हैं। बेसिकली वी कॉल द ट्रिपलेट सिग्मा, एफ और पी। ये तीन चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सिग्मा ओमेगा, सॉरी ये ओमेगा है, ये एफ है और ये पी है। अब इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि ओमेगा क्या है, एफ क्या है और पी क्या है। सबसे पहले तो बच्चों ओमेगा की डेफिनेशन है, इट इज रीड एज ओमेगा और इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। जैसे मैंने आपको कहा सैंपल स्पेस को एस से लिखते हैं, तो कुछ बुक्स में सैंपल स्पेस एस से आ रही है और यहाँ आपकी बुक में उसने किससे डिनोट किया है, ओमेगा से किया है। तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, आपने जो भी किसी भी आप बात कर रहे हैं किसी भी काम के, किसी भी इवेंट के होने के, उसके कितने चांसेस हैं, टोटल मुमकिन रिजल्ट जो होते हैं बच्चों वो हमारे पास आ जाएंगे सैंपल स्पेस में। दिस सैंपल स्पेस फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज सेट ऑफ आउटकम such that any experiment or trial result in one and only one element of the set S। यही बता रहा है कि कोई आपने एक्सपेरिमेंट करना है, उस एक्सपेरिमेंट के जितने पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं वो सारे आप एक सेट एस में लिखेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। Where each element in the S is referred to an outcome of the experiment। तो उस सेट एस का जो हर एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, आउटकम होगा, यानी कि उसके आने के चांसेस होंगे। एग्जांपल 1 उसने बताई है, सपोज वी फ्लिप द कॉइन ट्वाइस। हमने एक सिक्का लिया है और उसको 2 दफा क्या किया है, फ्लिप किया है। एंड नोट डाउन द आउटकम। अब देखें कि उसके आउटकम्स कितनी आएंगी। तो 2 सिक्के हैं बच्चों, 2 दफा एक सिक्का है और हमने उसको 2 दफा क्या किया है, फ्लिप किया है। तो इसके सैंपल स्पेस क्या बनेगी, अभी आपने अपनी बुक से पढ़ा कि सैंपल स्पेस को डिनोट करेंगे हम सिग्मा से। तो देखें बच्चों, जब हमने दोनों सिक्के को 2 दफा फ्लिप किया, हो सकता है कि दोनों दफा आया हो हेड, है ना, हो सकता है दोनों दफा आया हो टेल, हो सकता है एक दफा हेड आ जाए और एक दफा टेल आ जाए, या हो सकता है कि पहले टेल आ जाए और फिर हेड आ जाए, सॉरी ये टीएच दोनों बनेगा। ये हमारे पास ओवरऑल क्या बन जाएगी, सैंपल स्पेस बन जाएगी। इनके अलावा कोई भी रिजल्ट हमारे पास नहीं आ सकता। दोबारा सुन लें बच्चों, किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो पॉसिबल रिजल्ट है, जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हैं वो तमाम क्या कहलाएंगे, आपके पास सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को आप किससे डिनोट करेंगे, ओमेगा से डिनोट करेंगे। अब ये सैंपल स्पेस निकलती कैसे है, इसको देख लेते हैं। ये सैंपल स्पेस बनती कैसे है, अभी जो हमने एक सिक्के को 2 दफा फ्लिप करने की बात की है, इसकी सैंपल स्पेस बनेगी कैसे, तो इसको फाइंड आउट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों। आपने ये याद रखना है, देखें अगर सिक्के की बात हो रही है तो यही हो सकता है कि हेड और टेल आए। तो आपने यूं करना है, इधर ले लीजिए हेड टेल, ये जब हमने उसको पहली दफा फ्लिप किया और जब हमने दूसरी दफा फ्लिप किया वो वाला हेड टेल यहाँ लिखा, ठीक है। अब आपने इनके कॉम्बिनेशन से बना लेने, इस एच और इस एच को मिला लें डबल एच बन जाएगा, इस एच और इस टी को मिला लें एच टी बन जाएगा, इस टी और इस एच को मिला लें टी एच बन जाएगा, इस टी और इस टी को मिला लें डबल टी बन जाएगा। तो ये चारों आपके पास क्या आ गई हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स आ गए हैं, यानी कि ये हमारे पास आ गई है सैंपल स्पेस। ओमेगा इज इक्वल करली ब्रैकेट डबल एच एच टी एच डबल, ये पॉसिबल चांसेस हैं सिर्फ अगर हम किसी भी सिक्के को 2 दफा फ्लिप करेंगे, ठीक है। तो ये थी सैंपल स्पेस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आपकी बुक में क्या दी है उसने। एग्जांपल नंबर 2 में कह रहा है, सपोज यू मेक अ फोन कॉल टू योर फ्रेंड एंड नोट डाउन द ड्यूरेशन ऑफ कॉल। आपने अपने दोस्त को कॉल की है और आपने टाइम नोट कर लिया कि कितनी देर कॉल चली है, ठीक है जी। मैक्सिमम टाइम अलाउड इज 5 मिनट, मैक्सिमम टाइम जो है वो 5 मिनट है, 5 मिनट से ऊपर आपकी कॉल नहीं चली तो चलेंगे। इसकी सैंपल स्पेस बनाए तो देखिए बच्चों, मैक्सिमम टाइम पीरियड उसने दिया है ना 5 है, मिनिमम तो नहीं ना दिया,
तो हो सकता है कि कॉल अटेंड ही ना हुई हो सकता है कॉल 1 मिनट चली हो, या हो सकता है कॉल कुछ सेकंड के लिए चली हो। तो इसकी सैंपल स्पेस हमारे पास क्या आएगी, 0 से लेकर 1 तक हर नंबर जो आ रहा है वो इसके सैंपल स्पेस में आ जाएगा। इसमें 0 और 5 भी ऐड होंगे, इसलिए ये मैंने किस में लिखा है, कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, सॉरी ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मकसद आप जानते हैं ना कि पहला नंबर भी इसमें ऐड है और एंड वाला नंबर भी इसमें ऐड है। यानी ये भी चांस है कि कॉल कनेक्ट ही ना हुई हो, ये भी चांस है कि कॉल पूरे 5 मिनट के बाद बंद हुई हो, या ये भी चांस है कि 0 से लेकर 5 तक जितने भी पॉइंट्स आते हैं उनमें से किसी भी नंबर को उठा लें कि उतने सेकंड या उतने मिनट कॉल चली हो, तो हमारा टोटल टाइम जो है वो बिलोंग करेगा इस सेट से 0 से 5 तक। थर्ड एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर सेलेक्टिंग अ प्राइम नंबर लेस देन 15 एट रैंडम। सैंपल स्पेस बनानी है हमने किसके लिए भाई, प्राइम नंबर्स के लिए जो कि 15 से छोटे छोटे हैं, 15 से छोटे छोटे प्राइम नंबर्स की सैंपल स्पेस बनाए। तो सैंपल स्पेस क्या है बच्चों, सैंपल स्पेस क्या थी कि जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो सारे हमारे सैंपल स्पेस आ जाएंगे, यानी कि 15 से छोटे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे ही हमारे सैंपल स्पेस में होंगे। तो सैंपल स्पेस को डिनोट किससे करना है, ओमेगा से करना है। 15 से छोटे छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, पहले प्राइम नंबर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हम। हर वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो इट सेल्फ होता है, यानी हर वो नंबर जो 1 के टेबल में आए और सिर्फ अपने टेबल में आए वो नंबर प्राइम नंबर होता है। तो 15 से छोटे छोटे प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई, 2 होता है, 3 होता है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। ये 15 से तमाम वो छोटे नंबर हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ। ये नंबर्स तमाम अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो ये हो गए 15 से छोटे प्राइम नंबर्स का सैंपल स्पेस। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं, ये आप अपनी बुक से आंसर्स मैच भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर सेलेक्टिंग 1 लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। ये उसने एक वर्ड दिया है मैथमेटिक्स, इसकी सैंपल स्पेस बनाएं। इनमें से कोई भी एक लफ्ज हमने सेलेक्ट करना है, तो कहता है कि सैंपल स्पेस क्या होगी, चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, सैंपल स्पेस को ओमेगा से। अब देखें वर्ड मैथमेटिक्स है, हमने कोई एक नंबर सेलेक्ट करना है, तो हो सकता है जो हमने सेलेक्ट किया वो एम हो, या हो सकता है ई हो सकता है टी हो। मैथमेटिक्स के जितने भी वर्ड्स हैं ना वो सारे ही हमारे आ जाएंगे इस सैंपल स्पेस में, क्योंकि सैंपल स्पेस की ही यही, मैं बार बार आपको ये डेफिनेशन रिपीट करवा रही हूँ, सैंपल स्पेस की ही यही जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, जितने भी पॉसिबल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आने के चांसेस हैं वो सारी हमारी सैंपल स्पेस हो जाएगी। तो ये था बच्चों थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में जो हमने ट्रिपलेट पढ़ा, इसमें जो फर्स्ट टर्म थी ओमेगा जो कि सैंपल स्पेस थी, उसकी हमने कुछ डेफिनेशंस कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी है। नेक्स्ट है जी एफ। एफ क्या है, एफ इज कॉल्ड सिग्मा फील्ड। ठीक है, इसको डिनोट इससे करेंगे सिग्मा फील्ड से, और इसको पढ़ेंगे जैसे सिग्मा फील्ड। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सिग्मा और ओमेगा इसी फील्ड में से होंगे। इफ ए इज एन इवेंट विच बिलोंग टू एफ, देन उस ए का कंप्लीमेंट भी उस एफ यानी फील्ड से बिलोंग करेगा। अगर ए यानी ए आई मतलब ए के तमाम इवेंट्स जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं एफ से, देन उन तमाम इवेंट्स का आप यूनियन ले लें तो वो भी एफ से ही बिलोंग करेगा। देयर इनफाइनाइट यूनियन आल्सो बिलोंग टू द सिग्मा फील्ड एफ। इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपको मजीद समझ में आ जाएगी। एफ क्या है, सिग्मा फील्ड है, ये आपने याद रखना है। We can say that we arrange the sample space in special order to get the sigma field f। ये बात मजे की है, यहाँ पे उसने लिख दी कि सैंपल स्पेस को एक स्पेशल ऑर्डर से आप अरेंज कर दें तो वो सिग्मा फील्ड बन जाएगी। एग्जांपल नंबर 5 देख लेंगे। लेट एन इवेंट ए बिलोंग कर रहा है सैंपल स्पेस से, देन वी हैव फॉलोइंग सिग्मा फील्ड। कैसी जी सिग्मा फील्ड हो जाएगी, फील्ड में सबसे पहले आपके पास खाली सेट आएगा बच्चों, उसके बाद आपके पास आएगा सैंपल स्पेस यानी ओमेगा,
फिर जिस इवेंट की बात हो रही है और उसके बाद उस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट आएगा जो कि उसने यहाँ पर बात की थी। इसको हम रेस सॉल्व करके देखते हैं तो आपको समझ लग जाएगी। जैसे देखें, इफ एस इज इक्वल 1 2 3, तो इसकी सिग्मा फील्ड बनाएं। अच्छा, आप सिग्मा फील्ड को समझने के लिए ना ऐसे भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में करने लगे। ये उसने सैंपल स्पेस दी हुई है 1 2 3। जैसे हम छोटी क्लासेस में सबसेट बनाते थे ना बच्चों, वही सिग्मा फील्ड है। क्या बोला मैंने? छोटी क्लासेस में जो हम सबसेट बनाया करते थे वही सिग्मा फील्ड है। ये आपके पास उसने एक सेट दे दिया, इसकी आपने सिग्मा फील्ड बनानी, तो सिंपली आप इसका सबसेट बनाएंगे। सबसेट बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर में n रखें। 2 की पावर n का मतलब है कि आपके पास सेट में कितने नंबर्स हैं, तो कितने नंबर हैं भाई, 3 हैं। 2 की पावर 3 लें तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो सबसेट बनाने हैं वो टोटल 8 बनाने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम सबसेट को किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे, जो कि हमारा यहाँ पर क्या नेम यूज हो रहा है इसके लिए, सिग्मा फील्ड यूज हो रहा है। सिग्मा फील्ड में सबसे पहले आप खाली सेट लिखेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, इन सब को सेपरेट सेपरेट, 1 फिर 2 फिर 3, सिंगल सिंगल सेट के बाद हमने दो दो के पेयर बनाने होते हैं। 1 के साथ 2 का बना लें, फिर 1 के साथ आप 3 का बना लें। अब आप 2 उठाएं, 2 के साथ 3 का पेयर बना लें, और एंड पे आप क्या करेंगे, तीनों को मिला के लिखेंगे। पूरा सेट, एक सेट जो है वो इटसेल्फ भी सबसेट होता है, ठीक है। अब काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यही तरीका था ना सबसेट भी बनाने का। यही है हमारे पास सिग्मा फील्ड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये एग्जांपल नंबर 6 का आंसर देख लीजिएगा, अपनी बुक के साथ मैच कर लीजिएगा, यही है उसमें भी दिया हुआ। थर्ड चीज हमारे पास क्या थी बच्चों इसमें, पी। तो अब हम इस पी को देखने लगे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिग्मा क्या है, सैंपल स्पेस है, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट के होने के टोटल चांसेस कितने हैं। एफ क्या है हमारे पास, फील्ड यानी कि सबसेट है। और पी क्या है भाई, अब हम निकालने लगे हैं पी। P is called probability measure and it is a function। अब हम पहुंचे हैं बेसिक बात पे। P क्या है बच्चों, प्रोबेबिलिटी है, और ये एक फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, f such that सिग्मा 0 से 1 तक, यानी कि ये इंटरवल उसने दिया है 0 से 1 तक। 0 से बड़ा आंसर होगा या 0 भी हो सकता है, और 1 से छोटा आंसर होगा या 1 भी हो सकता है, जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग पे ही बता दी। इट इज रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसकी रेंज यहाँ ये इंटरवल, इस इंटरवल में लाई करेगी, टेकिंग एनी वैल्यू इन द इंटरवल। इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू प्रोबेबिलिटी का आंसर हो सकता है। इस इंटरवल से बाहर कोई भी वैल्यू आप ले लें तो वो प्रोबेबिलिटी का आंसर नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि जिस इवेंट की आप बात कर रहे हैं वो क्या है, इम्पॉसिबल है, वैसा हो ही नहीं सकता। और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी का आंसर जो है बच्चों 1 आ जाता है, इसका मतलब है कि 100% श्योरिटी है, क्वाइट श्योर कि वो इवेंट हो जाएगा। तो पता चला कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, और 1 से छोटा भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी का आंसर ना तो 0 से छोटा आएगा और ना ही कभी भी 1 से बड़ा आएगा। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। सिंपल सा हमने पढ़ा कि प्रोबेबिलिटी में 3 चीजें होंगी, सिग्मा, ओमेगा, एफ और पी। ओमेगा सैंपल स्पेस होगा, एफ हमारे पास फील्ड होगी यानी सबसेट्स होंगे, और जो हमारे पास पी है वो प्रोबेबिलिटी होगी। जी बच्चों, होप सो कि आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स की तरफ। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों ये भी। डिपेंडेंट समझ लें, इंडिपेंडेंट आपके खुद ही समझ में आ जाएगा। डिपेंडेंट का मतलब होता है बच्चों आजाद। ऐसे जब दो इवेंट्स आपस में आजाद होते हैं, यानी पहले इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी फर्क ना पड़े, तो हम बोलेंगे ये दोनों इवेंट्स का आपस में क्या रिलेशन है, ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं, आजाद हैं, यानी डिपेंडेंट हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट हैं। इसके सिंपल से एग्जांपल लें आप। एक साइड पे आप बच्चों कॉइन ले लें और एक साइड पे आप डाइस ले लें, यानी एक सिक्का और एक जो लूडो का दाना होता है। आपने कॉइन को फ्लिप किया, आप डिस्कस कर रहे हैं कि भाई कॉइन पे हेड आएगा,
दूसरे साइड पे आप डाइस पे डिस्कस कर रहे हैं कि 6 आएगा। अब आपने जब कॉइन को फ्लिप किया, उस पे हेड आ गया, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा कि डाइस पे 6 आएगा या नहीं? नहीं फर्क पड़ेगा ना। इसके आउटकम्स सारी अपनी हैं, इसके सारे रिजल्ट्स अपने हैं, इन दोनों इवेंट्स का एक दूसरे पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इवेंट्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। तो सिंपल इसका उलट कर लें तो आपका डिपेंडेंट इवेंट्स बन जाएगा। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी दूसरी चीज पर डिपेंड करता है। जो पहले इवेंट का जो भी रिजल्ट आए, उसे दूसरे इवेंट के होने के चांसेस बदल जाएं, तो उन्हें हम डिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे। इसको सिंपल से एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आप एक बैग लें, उसके बीच बॉल्स डालें। ठीक है, मान लो एक बैग में 3 रेड और 2 ब्लू बॉल्स हैं, तो टोटल बॉल्स उसमें कितनी है बच्चों? 5 हैं। आपने आंखें बंद करके एक बॉल निकाली, तो रेड बॉल आने के चांसेस कितने हुए? देखिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाती हूँ। एक बैग है जिसमें आपके पास रेड बॉल्स हैं जी 3, फर्ज कर लें, और ब्लू बॉल्स हैं 2। तो टोटल बॉल्स कितनी हुई? सैंपल स्पेस में आपके पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें आपने आंखें बंद करके एक बॉल निकाली, तो रेड बॉल आने के चांसेस कितने आए? आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कैसे निकालेंगे? रेड टोटल कितने हैं? 3 हैं, डिवाइडेड बाय क्या आता है? पूरा सैंपल स्पेस 5। तो रेड बॉल आने के चांसेस आपके पास कितने हुए? 3/5 हुए। तब ऐसे करें कि आपने वो निकाली हुई बॉल वापस बैग में नहीं डाली, ये रेड बॉल सारी निकालनी है। अगर आप अब दूसरी बॉल्स निकालेंगे तो उसके चांसेस बदल चुके होंगे, क्योंकि टोटल बॉल्स ही हमारी क्या हो गई हैं? कम हो गई है। हमारे पास सैंपल स्पेस थी, अब 5 नहीं रही। अब सैंपल स्पेस हमारे पास कितनी आ गई है? 2 आ गई है। तो पता चला कि रेड की प्रोबेबिलिटी और ब्लू की आने की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स, जिनकी प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड करे, ऐसे इवेंट्स को डिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। और ऐसे इवेंट्स जिनके जो प्रोबेबिलिटी है वो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, उनको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। इवेंट की डेफिनेशन है नेक्स्ट, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। आपके पास पूरी सैंपल स्पेस हम समझ आए हैं, पीछे से डिटेल में इसकी एग्जांपल्स भी करनी है। उस सैंपल स्पेस का एक सबसेट लें तो वो आपके पास कहलाएगा इवेंट, और इस इवेंट को डिनोट करेंगे हम ई के साथ। जैसे ये पूरी डायग्राम आपको नजर आ रही है बच्चों, ये जो पूरी डायग्राम है ना, आपके पास एक सैंपल स्पेस है जो स्क्वायर बना नजर आ रहा है, इसके बीच ये जो सर्कल है ये इवेंट है, यानी पूरे स्क्वायर में से इतना हिस्सा हमने उठा लिया है, तो ये सबसेट उठाया हमने, तो ये हमारा इवेंट होगा। जबकि ये पूरा बॉक्स हमारा क्या होगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कब इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं? ये भी बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है बच्चों कि ऐसे इवेंट्स जो एक ही वक्त पर कभी भी साथ में नहीं हो सकते। 2 इवेंट है, 3 है, जितने भी इवेंट्स हैं जो कि एक टाइम पे नहीं हो सकते, हम उनको बोलेंगे ये कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर एक इवेंट हो गया है तो दूसरे के होने के चांस बिल्कुल क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। वो एक दूसरे के समझने दुश्मन होते हैं, एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, या दूसरा आएगा तो पहला जो है वो चला जाएगा। इस एग्जांपल को उसने सिंपली यूं बताया हुआ है कि ये कुछ इवेंट्स नहीं है आपने, E1 E2 सो ऑन EN, बहुत ज्यादा ये इवेंट्स हैं। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे? जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर 0 आएगा, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं का मतलब ये है ना कि जब ये आया तो ये नहीं आया, या जब ये दूसरे वाला आया तो पहले वाला नहीं आया, या यूं भी समझ लें I और J आपस में इक्वल नहीं है। बात समझ में आई बच्चों? 2 या 2 से ज्यादा इवेंट्स अगर उनके सेम टाइम पे होने के चांसेस नहीं है तो उनको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जांपल नंबर 7 देख लें। कंसीडर द एग्जांपल ऑफ फ्लिपिंग अ कॉइन। एग्जांपल है आपके पास कि आपने एक कॉइन फ्लिप किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे हेड भी आ जाए और टेल भी आ जाए? नहीं हो सकता ना। एक टाइम पे हेड आएगा, टेल नहीं आएगा, या टेल आएगा, हेड नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हेड भी एक इवेंट है, टेल भी एक इवेंट है, ये दोनों आपस में कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ये एक टाइम पे दोनों ही आंसर में या रिजल्ट में नहीं आ सकते। ये सारी बात उसने यहाँ पर लिख दी है, और ये इसने एक्सप्लेन कर दिया कि इन दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, कॉमन लेके आंसर जो है हमारे पास पाई आएगा।
अब नीचे वाले बॉक्स में सारी कहानी वो ये बता रहा है कि अगर कुछ ऐसे चांसेस बन जाए कि दो इवेंट्स हैं या दो से ज्यादा इवेंट्स हैं और उनके एक टाइम पर होने के चांसेस हैं, दोनों इवेंट्स के एक टाइम पर होने के चांसेस हैं, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, उनके दरमियान में कॉमन भी कुछ ना कुछ होगा। देखिए मतलब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फाई नहीं आएगा, बल्कि कुछ ना कुछ आंसर हमें जरूर मिलेगा। जी बच्चों, जैसे इसी बात को इस डायग्राम से देखें, ये पहला इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है, तो दोनों सबसेट अलग-अलग पड़े हुए, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इनमें कुछ भी कॉमन ना होने को यूं मैथमेटिकली लिखेंगे कि इनका हम इंटरसेक्शन लें तो आंसर पाई आएगा। अब ये जो नीचे वाला टेबल है ना, ये नीचे वाली कहानी सारी उसने बताई है नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। ये डायग्राम देख लें, पहले इसको समझ लें कि दो इवेंट्स हमने लिए हैं, उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। ठीक है, दो इवेंट्स हैं जिनके एक टाइम पर होने के चांसेस होते हैं, तो वो आपस में क्या होंगे, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, यानी उनमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। अगर आप उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली सेट नहीं आएगा। इसकी एग्जांपल यूं समझ लें, आप एक सिक्का लें, ठीक है, डाइस लें, सॉरी, उसको आपने फ्लिप किया है, तो इवेंट, दो इवेंट निकालें उसमें से। E1 आपने रख लिया है कि भाई कितने चांसेस हैं उस डाइस पर वन आने के, और एक दूसरा इवेंट लें जो आपने रख लिया है कि कितने चांसेस हैं कि जो फ्लिप होने के बाद आंसर आएगा वो 3 से छोटा आएगा। ठीक है, तो 3 से छोटे आने के चांसेस टोटल कितने होंगे आपके पास, 1, 2 और 3 हो जाएंगे। ये दो हमने क्या ले लिए हैं, इवेंट्स ले लिए। अब सोचिए अगर डाइस फेंकने पर 1 आ जाए तो वो E1 का हिस्सा तो है, ऐसे है, लेकिन क्या वो E2 का हिस्सा भी है? हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि 1 जो है वो 3 से छोटा होता है। इसका मतलब है कि अगर डाइस पर एक आता है तो दोनों इवेंट्स E1 और E2 एक साथ हो जाएगा, इसलिए ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ये क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बात समझ में आई है बच्चों? अगर हमने यहाँ पर लिया होता 3 से बड़े, तो फिर तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे, क्योंकि 3 से बड़े में 1 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जब दोनों इवेंट्स ऐसे हैं जिनके आने के चांसेस एक टाइम पे हो सकते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों?